आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, 30 अफराद हलाक। तेलंगाना और आंध्रा में कदम जमाने बीजेपी की कोशिशें तेज, 6 जुलाई को अमित शाह का दौरा हैदराबाद। बीजेपी में शामिल होने की खबरों की शशिधर रेड्डी ने की तरदीद, कहा बीजेपी गॉडसे की हामी जबकि मैं हूं गांधीवादी। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर आ गई है, वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड का इल्जाम। हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा 2019 का मुकम्मल सूरज ग्रहण, नासा करेगा लाइव टेलीकास्ट। रोहित शर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में बनाई एक और सेंचुरी। अब खबरें तफसील से। मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। पुणे और मुंबई समेत रियासत के अलग अलग इलाकों में बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में जुमला 30 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें मकाम हादसा पर पहुंच गई हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। मेट डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशकयासी की है। मुंबई के मलाई इलाके में कुरार गांव में एक पहाड़ी ढलान पर बनी झोंपड़ियों पर एक दीवार गिर पड़ी। इसमें दबकर 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पुणे के अंबे गांव में वाक़े सिंघड़ कॉलेज में बारिश के चलते दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। ये हादसा पीर की रात 1:15 पर हुआ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की। मेट डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की पेशकयासी की है। मुंबई पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपने घरों से बाहर निकलने से पहले मौसम के बारे में अपडेट्स ज़रूर चेक कर लें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला व कौमी सदर बीजेपी अमित शाह 6 जुलाई को हैदराबाद में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए रियासती जनरल सेक्रेटरी जी परमेंद्र रेड्डी ने बताया कि बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल व ज़िला सदूर के साथ एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें अमित शाह के दौरे और रुकनियत साजी मुहिम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये फैसला किया गया कि तेलंगाना के हर पोलिंग बूथ में कम से कम 50 अफराद को बीजेपी का रुकन बनाया जाएगा। मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ प्रारंभ करेगा इस अभियान को। इसके बाद 7 तारीख पूरा 33 डिस्ट्रिक्टों में ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। पूरा प्रांत में इससे पहले 18 लाख सदस्यता है, अभी 12 लाख सदस्यता नमूद करने के लिए हम निर्णय हुआ। कम से कम हर एक पोलिंग बूथ में 50 के ऊपर ये न्यू मेंबरशिप एनरोल करने के लिए हम सोच रहे, और पूरा 32,000 पोलिंग बूथों में भी हम सदस्यता नमूद करेंगे। इसके अभी ये टीआरएस के खिलाफ, टीआरएस के अल्टरनेटिव पार्टी के भारतीय जनता पार्टी अभी उभर के आ रहे, बहुत लोग बीजेपी में शामिल हो रहे, बीजेपी में नए लोग शामिल हो रहे। इसीलिए बीजेपी भी जोर से पूरा हर एक गाँव में, हर एक मंडल में, हर एक म्यूनसिपल क्षेत्र में काम करने के लिए निर्णय हुआ। दलितों और पिछड़े लोग और किसान और महिला, युवा सब तंडों में भी बीजेपी मेंबरशिप करने के लिए हम जोरदार से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आगे भी ले जाएंगे। इसके बीजेपी और स्ट्रेंथन तेलंगाना में हो जाएगा। अगले चुनाव में बीजेपी अच्छा परिणाम जीतने के लिए हम सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके।
लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना की 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीतने और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा एमपीज को पार्टी में शामिल करवाने के बाद बीजेपी अब दोनों तेलुगु रियासतों में अपने कदम जमाने का मंसूबा बना रही है। बीजेपी का दावा है कि तेलंगाना की 119 में से 42 सीटों पर वो काफ़ी मजबूत है, जिसकी झलक पिछले लोकसभा इंतखाबात में जाहिर हो चुकी है। बीजेपी एक हिकमत अमली के तौर पर टीडीपी और कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। इन लीडर्स का ताल्लुक रेड्डी, कम्मा और कापू तबक़ात से है। तेलंगाना में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में टीडीपी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को बीजेपी पूरा करना चाहती है ताकि 2023 और 2024 के जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसमें वो बरसरे इख्तिदार आ सके। पिछले इंतखाबात में कांग्रेस को तेलंगाना में 29% वोट हासिल हुए थे, जबकि आंध्रा में टीडीपी ने 40% वोट लिए थे। तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 7% से बढ़कर 20% हो गया था, जिससे उसे 4 हलकों में कामयाबी हासिल हुई थी। अगर हम बीजेपी के इन मंसूबों का पूरा एनालिसिस करके देखें तो बीजेपी के दावों में काफ़ी सच्चाई नज़र आती है। बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी का जो तेलंगाना में खासकर जो फैलाव है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद से हटकर कई नए इलाकों में आ गया है। निज़ामाबाद में बीजेपी पहले से मौजूद थी। करीमनगर की अगर हम बात करें तो करीमनगर में आपको याद होगा कि फ़िलहाल जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के CH विद्यासागर राव, वो वहाँ से इलेक्ट हुए थे। इसके अलावा आदिलाबाद, निर्मल, इन इलाकों में भी बीजेपी का काफ़ी असर था। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के इन इलाकों में अपना जो पहले से जो असर है और इस बार जो वोट शेयर बढ़ा है उसको आइंदा असेंबली इंतखाबात में वो इसको कैपिटलाइज करे। बीजेपी को सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ कांग्रेस की कमज़ोरी का। कांग्रेस पार्टी ने पिछले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 19 सीट वो यहाँ पे जीती थी और मेन अपोजिशन थी। और सबसे बड़ा जो वार इंतखाबात में हार के बाद जो कांग्रेस पर पड़ा वो पड़ा था KCR की वजह से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने कांग्रेस के 12 अराकीन असेंबली को डिफेक्ट करवाया और उन्हें TRS में शामिल करवाया। इसकी वजह से कांग्रेस के पास फ़िलहाल सिर्फ 6 MLAs हैं। हालांकि इनके पास 7 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उत्तम कुमार रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस के सदर हैं वो लोकसभा नलगुंडा MP के तौर पर इलेक्ट हो गए हैं, इसीलिए उनकी जो सीट थी हुजूरनगर की वो सीट खाली हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो नंबर था 7 से घट के 6 हो गया। इसलिए आज MIM मेन ऑपोजिशन का जो स्टेटस है वो MIM को मिल चुका है। हालांकि ऑफिशियली इसको भी डिक्लेयर करना है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तेलंगाना में MIM है। इस पूरे चेंजेस की वजह से अगर हम देखें तो एक हिसाब से KCR ने बीजेपी को इनडायरेक्टली मजबूत करने का यहाँ पे काम किया है। हालांकि जो पहला उनका KCR का टर्म था उन्होंने बार बार ये वजाहत की थी कि वो बीजेपी के मुखालिफ हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के और बीजेपी गवर्नमेंट के तकरीबन सभी फैसलों की उन्होंने तायीद की थी, लेकिन कांग्रेस को कमज़ोर करने की जो उनकी तेज़ी थी और जो चाह थी कि कांग्रेस को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहे, तेलंगाना से ख़त्म करना चाहिए, उस कोशिश में कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को मजबूत कर दिया, जिसका असर पिछले लोकसभा इंतखाबात में मिला। अगर हम निज़ामाबाद की बात करें तो निज़ामाबाद में आपको याद होगा कि 100 से ज़्यादा जो किसान हैं उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने करीब 90,000 वोट लिए थे, जबकि जो KCR की बेटी भी हैं जो निज़ामाबाद की सिटिंग MP थी कविता, वो करीब 71,000 वोटों से हार गई थी और कांग्रेस को वहाँ पे तीसरा मुकाम मिला था। करीब 65,000 वोट वहाँ पे कांग्रेस को मिले। यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लगातार अलग अलग इलाकों से इरोड होता जा रहा है और जिन इलाकों में वो पहले से मजबूत थे वहाँ पे खासकर KCR ने उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की। अगर हम कांग्रेस का अगर हम पूरा एक नक्शा देखें और कंपेयर करें कि बीजेपी को, तो बीजेपी नए नए इलाकों में, जैसे कि आदिलाबाद में बीजेपी आज मजबूत हो चुकी है, करीमनगर में जो नॉर्थ तेलंगाना के इलाके हैं, निज़ामाबाद में बीजेपी वहाँ से इलेक्शन जीत चुकी है, आदिलाबाद का MP उनका है, करीमनगर का MP बीजेपी का है। इन नए इलाकों में बीजेपी का फोकस रहा। इससे पहले असेंबली इंतखाबात से पहले कुछ लोगों ने TRS ज्वाइन किया था, जिनमें DK अरुणा शामिल है, जिनका ताल्लुक़ महबूब नगर से है। इसके अलावा जो पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी थे, जो काफ़ी सीनियर कांग्रेस लीडर थे, MLC थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई बड़े लीडर्स चले गए, तो अब बीजेपी का अगला फोकस नलगुंडा है। उसके अलावा महबूब नगर में पहले से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नागम जनार्दन रेड्डी से पहले वहाँ पे थे, जो वापस कांग्रेस में आए, पहले TDP के मिनिस्टर थे, फिर बीजेपी में गए, अब वो कांग्रेस में है। तो बीजेपी का जो फैलाव है, बीजेपी ने काफ़ी
एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अपना इन सभी इलाकों में फैलाव किया है। अब 6 जुलाई को अमित शाह हैदराबाद आने वाले हैं। उनके दौरे में ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि बहुत से सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के और टीआरएस के ज्वाइन करेंगे। एक ख़ास बात आप देखिए कि कभी भी टीआरएस का जो केसीआर का जो फोकस रहा, हमेशा कांग्रेस के लोग ही टीआरएस में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में ही डिफेक्शंस हुए, जबकि बीजेपी में कोई डिफेक्शन नहीं हुआ। वैसे ही अभी तक जो डिफेक्शंस हुए, टीडीपी के एमपीस बीजेपी में चले गए या फिर कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में चले गए, लेकिन टीआरएस के लोग बीजेपी में नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन दोनों पार्टियों के बीच अभी तक थी। लेकिन अब जो माहौल, सियासी माहौल बदल रहा है, उस बदलते माहौल में ये बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि बहुत से हो सकता है कि कुछ टीआरएस के लोग भी, ख़ास करके जो नाराज़ हैं केसीआर से या पार्टी से, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी आने वाले कुछ महीनों में हैदराबाद का और ख़ासकर तेलंगाना का जो सियासी मंजर है और आंध्र प्रदेश का भी जो सियासी मंजर है, वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। और INN चैनल में हम आपको लगातार इन चीज़ों का अपडेट देते रहेंगे। आइए नज़र डालते हैं कुछ और ख़बरों पर। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद की मशरक़ी जानिब एक नया शहर बसाया जाए, ताकि मौजूदा शहर में ट्रैफिक और दीगर परेशानियों से लोगों को राहत मिले। नए शहर के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को सब्सिडी दी जाए। क्रेडाई के मुताबिक शहर में 7 मिलियन फीट कमर्शियल स्पेस की ज़रूरत है और इसे पूरा करने रियल एस्टेट सेक्टर को रियायतें देना बेहद ज़रूरी है। जी, आप जो है ईस्ट सिटी का जो डिमांड करें सब्सिडी प्रोवाइड करो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है शहर की सिटी को डेवलपमेंट के लिए? अभी सिटी जो है वेस्ट में ही पूरा कॉन्सेंट्रेट है, तो उसके वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो अगर ईस्ट तरफ डेवलपमेंट होता है, आईटी पार्क्स उधर डेवलप होए तो ट्रैफिक जो है कम होने का चांसेस है। तो सिर्फ इधर के ट्रैफिक या उधर डाइवर्ट हो जाएंगे ट्रैफिक? अभी आईटी सेक्टर उधर जाने के लिए तैयार होगा? अभी ईस्ट साइड से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट साइड, तो उसके वजह से ट्रैफिक जो है मॉर्निंग टाइम में आप देखें तो तारनाका से लेके गच्चीबौली तक ट्रैफिक जैम हो रहा है, और इवनिंग का टाइम में गच्चीबौली से ट्रैफिक जो है टुवर्ड्स ट्रैफिक तारनाका तरफ आ रहा है, तो इसके वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। और बारिश का टाइम में तो और टाइम ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स होता है फ्रॉम गच्चीबौली टू तारनाका। सो अगर तारनाका में ही ईस्ट में बोल तो उप्पल या पोचाराम तक आप आईटी पार्क्स बनाए तो नेचुरली जो एम्प्लॉयज़ उस तरफ है उधर ही काम करके और ट्रैफिक कम हो सकती है और घर भी जल्दी पहुंच जा सकते हैं। अभी सर जो है आप तो उधर डेवलप कर पा रहे हैं, पानी जो है ग्राउंड लेवल पे पानी बहुत कम होगा, तो पानी की सहूलत आप क्या मिल सकती है कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर उसमें सर्वाइव करने के लिए? नहीं, फिर से बोलिए। जैसा ग्राउंड पानी जो है बिल्कुल कम हो गया है, इस वक्त पानी का शॉर्टेज है, तो उधर डेवलपमेंट के लिए आपको पानी चाहिए, फिर उसका मेंटेनेंस के लिए पानी चाहिए। अभी वेस्ट साइड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोले तो कंक्रीट जंगल हो गया, ऑलमोस्ट 1 लाख घर बनने वाला है वेस्ट साइड में। ईस्ट साइड में डेवलपमेंट कम है और लैंड अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और गवर्नमेंट लैंड्स भी ज़्यादा है। अभी अब सर्वे ऑफ इंडिया का 100 एकर्स लैंड है सेंटर में, वो डिस्टर्ब नहीं करे तो अपने आप हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्ट हो सकता है और सबको उधर पानी पहुंचा सकता है। अब हैदराबाद में डिमांड कितना है? अभी हैदराबाद में 7 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस का ऑब्जॉर्प्शन है, 70 लाख स्क्वायर फुट का डिमांड है। उसके वजह से ऑलमोस्ट 7 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं हैदराबाद में। बेंगलुरु और दिल्ली के वहाँ हैदराबाद में जो है डेवलपमेंट फास्टिंग हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? अभी हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है और गवर्नमेंट पॉजिटिव है, तो उसके वजह से आईटी कंपनीज अभी हैदराबाद आने का विचार कर रहे हैं। राजशेखर साहब, क्रेडाई काम तो करने नहीं बोले, गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की प्रिविलेज स्कीम है डबल बेडरूम, उसके लिए कोई बिल्डर आगे नहीं आ रहा, क्या रीज़न है इसका? डबल बेडरूम स्कीम के लिए गवर्नमेंट है आज हमारे को पूछा था, तो हमें क्या है, हमारा इंडस्ट्री में क्या है बोले तो बिल्डिंग इंडस्ट्री इज अवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट,
ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहता है ना, उन लोगों को एक्सपीरियंस रहता है, जैसा है ना ये कैसा बनाना। हमारा बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या आता है, खुद बनाने वाला बहुत कम है। विल गिव ऑन अगेन कॉन्ट्रैक्ट टू सम अदर पीपल। सो थोड़ा उसमें सेटिंग में है ना, थोड़ा समझ में थोड़ा मुश्किल हुआ था। अगेन गवर्नमेंट वेन आस्क्ड एंड इंसिस्टेड, हमारा भी है ना कुछ बिल्डर्स 2 BHK हाउसिंग लिया था, ज़्यादा ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स लिया था, वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं करा बोल के नहीं, हम भी कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा लेने में ना थोड़ा तकलीफ हुआ था। अब जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर का है। स्टेट के अंदर ही वैसे कंट्री वाइड पूरा वाटर का प्रॉब्लम, तो उसके लिए बिल्डर्स क्या डिज़ाइन बनाने के लिए क्या रास्ता निकाल रहे हैं? बिल्डर्स का हमें तो क्या है, अभी यूसेज वाटर का वेस्ट नहीं होना बोल के ये अभी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए STP रहता है। अभी उधर का गार्डन मेंटेन करना और अंदर का ना बाथरूम का फ्लशिंग सिस्टम है ये पूरा मेंटेन करने के लिए तो उसे STP का यूज़ कर रहा है। तो छोटा प्रोजेक्ट के लिए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बड़ा प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के लिए इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। तो और हमें भी क्या कर रहे हैं आजकल, अवेयरनेस प्रोग्राम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे भी बना रहे हैं हमारा। तो अभी सब बिल्डर्स क्या होता है, अभी परमिशन लेने के टाइम पे मैंडेटरी है, OC देने के टाइम पे कंपलसरी दे आर चेकिंग दैट। वो बिना हार्वेस्टिंग पिट का है ना कुछ भी है ना OC नहीं रिलीज करेगा। तो ऐसा भी थोड़ा बहुत हमारा जो भी है ना, जो टेक्निकल पीपल हो भी एक सही सेगमेंट में बिल्डर्स है ना, उन लोगों का पूरा जो भी होना है कोशिश कर रहा है। नहीं, ये बोलिए कि बहुत सारे बिल्डर हैं जो वायलेशन करते हैं जो लॉस का है, उससे जो है जो कंज्यूमर लेता है बाद में उसको प्रॉब्लम क्रिएट है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्रेडाई जो है क्या स्टेप लेती है उनके खिलाफ? हमें अभी है ना इसके पहले बताया था हम, क्रेडाई में है ना जो डिविएशन करने वाला रहता भी नहीं। अभी हमको है ना थोड़ा ये गवर्नमेंट का GO में भी 10% तक डिविएशन कर सकते हैं, उसको जो भी है ना कंपाउंडिंग फीस देना बोल के रहता है। ओनली वो लिमिटेशन साइट कंडीशन से कोई भी है ना बेकार में ज़्यादा पैसा पेनाल्टी में लेना भी नहीं चाहता है। तो फिर भी क्या होता, थोड़ा बहुत साइट कंडीशन के हिसाब से 2% 3% जो भी है ना डिविएशन हो जाता है, उसको है ना कंपाउंडिंग फीस पे करके वो मार्टिगेज रिलीज करना पड़ेगा। तो हमारा क्रेडा हैदराबाद में ऐसा बिल्डर्स तो ज़्यादा तो अनवांटेड इलीगल का जो कंस्ट्रक्शन करने वाला कोई भी नहीं है। एवरीवन इज प्रोफेशनल, जो भी है ना वो ट्रांसपेरेंसी के साथ है ना बिजनेस करेगा। ऐसा ये डिविएशन करने में उन लोगों को कुछ बेनिफिट ही नहीं है। कुछ करे तो भी क्या होता, मार्केट वैल्यू अभी है ना 50,000 है बंजारा हिल जुबली हिल्स में, वो कैलकुलेशन में करे तो वो सेल वैल्यू से भी बढ़ के जा रहा है, तो करने से कुछ फायदा ही नहीं। तो हमारा बिल्डर्स तो कोई भी है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करते नहीं। अभी जो हो रहा है ना आउट ऑफ द सिटी मे बी नो पंचायत परमिशन का होने दीजिए, और मे बी नो छोटा मोटा मतलब 200 का 200 स्क्वायर यार्ड से कम में है ना जो भी रहता है, ऐसा वाला में कुछ हो रहा है। बड़ा वाला तो बहुत कम है। अच्छा रामकृष्ण जी, KTR जो है अनाउंस किए थे जो शेवड़ला की जानिब 111 GO है उसको अबॉलिश करते बोल के, वो तो अभी तक नहीं, उससे क्या बिल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? हमें तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, वो क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। दैट पार्ट नो, वी डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, लेट्स वेट एंड सी। सबके जैसा हम भी वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्रेडाई के हैदराबाद में कितने मेंबर्स हैं? हमारा तो 250 मेंबर 240 है। वी आर टेकिंग जो भी है ना स्क्रीनिंग पे लेता है, जैसा जो भी आएगा हम लेता है नहीं। बट आगे है ना हमारा है जो मे बी नो कमिंग 2 years में है ना 500 तक ले आने के लिए पीपल आर कमिंग रीचिंग अस। हमारे के पास आके है ना वी वांट टू ज्वाइन बोले तो हम थोड़ा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमारा मेंबर रहना बोले तो ये है ना ये मैंडेटरी है, ऐसा है ना सिस्टम मेंटेन करना है बोल के ना वी आर गोइंग विद दैट। तो आगे है ना विल प्रॉमिस अराउंड द सिटी हैदराबाद में है ना क्रेडाई करना, द ब्रांड वैल्यू विल मेक इट। क्रेडाई के साथ गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है? रिलेशन वी बिलीव इट्स रियली गुड। क्रेडाई ऑलवेज कभी भी है ना गवर्नमेंट का जो भी है ना बात मान के सबका बेनिफिट के लिए करने के लिए आगे गया था। तो इट्स लाइक मेनी एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट हैज टेकन, क्रेडाई हैदराबाद वाज देयर फॉर देम एंड नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेता है एट एंड ऑफ द डे नो सबके लिए है। तो इसमें भी ना क्रेडाई हैदराबाद जो भी करना है मे बी नो एनीथिंग इज देयर, वी आर देयर विद देम। थैंक यू। राइट यू। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मवेशियों को बीमारी से बचाने के लिए महकमे की जानिब से कई प्रोग्राम्स अमल में लाए जा रहे हैं। उन्होंने आज सेक्रेटेरिएट में डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए 5 जुलाई से 22 जुलाई के दौरान मवेशियों को दिए जाने वाले टीका अंदाजी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मज़कूरा प्रोग्राम का पोस्टर भी जारी किया। बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाया जाए। हर साल 2 मरतबा मवेशियों को टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं।
हर मवेशी को यकीनी तौर पर टीका दिलवाया जाए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर मुनज़्ज़म पैमाने पर इंतजामात करे। उन्होंने कहा कि मवेशियों को टीका अंदाजी की ज़रूरत से मुतालिक किसानों और चरवाहों में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाए। दही इलाकों में पोस्टर्स और दीगर तरीक़ों से इस प्रोग्राम की तशहीरी मुहिम चलाई जाए। टीका अंदाजी के प्रोग्राम में पैरावाइट और गोपाल मित्रा सेवा की खिदमत हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में मवेशी बीमार होते हैं, जिसकी वजह से इस टीके को दिलवाना ज़रूरी होता है। इस मौके पर महकमे अफजाइश व मवेशियाँ के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को असेंबली से अपोजिशन का मौक़िफ़ ख़त्म हो जाने के बाद पार्टी कायदीन बिलखुसूस साबिका CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। असेंबली और सेक्रेटेरिएट की तामीर के मसले पर गैर ज़रूरी मसला खड़ा कर रहे हैं। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में फिलवक्त कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। इसके बावजूद कांग्रेस कायदीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए तामीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियासत का असासा होगा जो आइंदा बरसों तक आवाम की सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में जो इमारतें हैं इनमें हेरिटेज इमारत नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर की मुखालिफत कांग्रेस के कायदीन दरख्त के नीचे हुक्मरानी की तरगीब देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दूर अंदेशी के तहत ये इमारतें तामीर करने का फैसला कर चुके हैं ताकि आइंदा नस्ल इससे मुस्तफ़ीद हो सके। कालेश्वरम वो पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स में रुकावटें हायल करने के लिए कांग्रेस के यही कायदीन अदालत से रुजू हुए थे, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इन रुकावटों को दूर करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर कर दिया और पालामूर रंगारेड्डी के तामीरी काम जारी हैं। इन दो प्रोजेक्ट्स में नाकामी के बाद अब कांग्रेस कायदीन सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतों की तामीर में रुकावटें हायल कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम हो गए हैं। इसके बाद से वो जहनी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में सरकारी अराजियात मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दी थी, लेकिन इन कायदीन को सेक्रेटेरिएट और असेंबली तामीर करने का कभी ख्याल नहीं आया। वज़ीर आबकारी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चंद्रशेखर राव हुकूमत ने जो रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के कामों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका हालिया दिनों में इफ्तिताह अमल में आया। मुल्क और बैरूनी ममालिक के कायदीन इस प्रोजेक्ट की काफ़ी सताइश कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बैनुल अक़वामी अखबारात ने भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को दुनिया का मुनफरिद प्रोजेक्ट करार देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी की सताइश की है। ऐसे हालात में कांग्रेस कायदीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी पर तनकीदें कर रहे हैं जो मज़हका खैज़ हैं। श्रीनिवास गौड़ ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस कायदीन के धरनों और एहतजाज से चंद्रशेखर राव अपने फैसले पर 1 इंच भी नहीं हटेंगे। कांग्रेस के कायदीन TRS हुकूमत की तमाम स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कई कायदीन रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शफाफ तौर पर तमाम काम अंजाम दे रही है। बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतों की तामीर अंजाम दी जाएगी जो रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की तारीखी इमारतें साबित होंगी। उस वक्त यही कांग्रेस कायदीन इन इमारतों को देखकर तारीफ करेंगे। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कागज़ नगर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनीता पर पेश आए हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक ज़िला परिषद के नायब सदरनशीन कृष्णा राव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भारी फीस में इजाफे की चीफ मिनिस्टर ने इजाज़त नहीं दी, जबकि TRS के कायदीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाते हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर M शशिधर रेड्डी ने BJP में उनके शामिल होने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की शदीद मजम्मत की और इस तरह की इत्तलात को BJP की साजिश करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो साबिक में या फ़िलहाल BJP में शामिल होने का कोई मंसूबा नहीं बनाया रखते हैं और ना ही मुस्तकबिल में इस तरह की कोई सोच रखते हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो गांधीयाई इक़दार और नज़रियात के पाबंद अहद हैं और गॉडसे के वारिसों के साथ हाथ मिलाना कभी पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बाज़ अखबारात और TV चैनल्स में 2 दिन कबल कांग्रेस के 4 सीनियर कायदीन की BJP में शमूलियत से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी हुई थी और इस रिपोर्ट में कांग्रेस के इन 4 कायदीन की BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव से भी मुलाकात का तस्करा किया गया था और शाम में बाज़ TV चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए इनके नाम को पेश किया था। मीडिया की इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है। कांग्रेस कायद ने कहा कि 5 दिन कबल मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के साबिक़ रुकने असेंबली
पी शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली में बाज़ कौमी अखबारात और चैनल्स ने पी शशिधर रेड्डी के बजाय इनके नाम को पेश किया था। शशिधर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरगर्मियों की रिपोर्टिंग करने वाले एक कौमी अंग्रेजी अखबार के सहाफ़ी ने उन्हें बताया कि बीजेपी के सदर दफ्तर से उनके शामिल होने की इतलात फराहम की हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के चंद कायदीन दानिस्ता तौर पर इस तरह की गलत इतलात फराहम करते हुए कांग्रेस कारकुनों में तशवीश पैदा कर रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि वो सेकुलरिज्म पर ईमान रखते हैं और सेकुलरिज्म ने उन्हें विरासत में कांग्रेस पार्टी से मिली है। वो अपने वालिद आंजहानी साबिक चीफ मिनिस्टर मर्री चन्नारेड्डी से सेकुलर नज़रियात और सियासी अखलाकी अक़दार सीखे हैं। बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मीडिया को भी मशवरा दिया कि वो इस तरह की गलत इतलात की तशहीर ना करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जानिब से एक अफसर को पीटने से जुड़े वाक़े पर संगीन नोट लेते हुए नसीहत दी है कि बेटा किसी का हो मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि वज़ीर आज़म ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के आज मुनक़िद हुए इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी तरह की हरकत जो पार्टी को बदनाम करती हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो नाकाबिल कबूल होगी। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कानून है, ये जो रूल्स हैं, ये सब पर लागू हैं। जो अफराद गलत हरकत करते हैं उन्हें पार्टी में रहने का हक़ नहीं है, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक अफसर एक गैर कानूनी मकान गिराने पहुंचा था। इसकी इत्तला मिलने पर बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ से बहस हो गई और उसने एक अफसर की क्रिकेट बैट से पिटाई कर दी थी। इस वाक़े को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया और आकाश को जेल भेज दिया गया था। राहुल गांधी को कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए पार्टी के एक कारकुन ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने आज खुदकुशी की कोशिश की। उस कारकुन ने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर एक दरख्त से लटक कर फांसी लगाने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद लोगों ने नाकाम बना दिया। वो बार बार राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहा था। वाज़ेह है कि 2019 में इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस के सभी कायदीन और कारकुनान राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने पर दबाव डाल रहे हैं। जहां 2 दिन पहले मुल्क भर के 120 से ज़ायद कायदीन ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया था, वहीं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने भी ओहदों से इस्तीफे की पेशकश की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 640 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी जांच तेज करते हुए एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मुल्क भर में 12 रियासतों के 18 शहरों में 50 से भी ज़्यादा मकामात पर आज छापे मारे गए। इनमें दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, थाने, पुणे, पलियानी, गया, गुड़गांव, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार जैसे शहर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ठाणे में विल्सन हीरे, लुधियाना में सुप्रीम टैक्स मार्क, गुजरात में SK निट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली में SL कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, दिल्ली में ही इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड जैसी कई कंपनियां हैं जहां ऑपरेशन किया गया। अफसरों के मुताबिक कंपनियां या फर्म्स, उनके प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स और बैंक ऑफिशियल समेत मुलजिमीन के खिलाफ 14 केसेस दर्ज किए गए हैं। CBI को शक है कि इस बैंक स्कैम में करीब 640 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। पाकिस्तान में पंजाब इलाके के सियालकोट में 500 साल पुराने गुरुद्वारे के दरवाजे हिंदुस्तानी सिख श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट शहर में वाक़े बाबे दी बेर गुरुद्वारा में पहले हिंदुस्तानियों की जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों के सिख पंजाब के कई मजहबी मकामात पर अक्सर जाते रहते हैं। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद सरवर ने इलाके के महकमे औकाफ को हिंदुस्तान के सिख तीर्थ यात्रियों को फेरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया है, इसलिए वो अब सियालकोट गुरुद्वारा जा सकते हैं। साल 2019 के 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं और इस दौरान साल के शुरुआत में ही दुनिया का एक जुज़वी सूरज ग्रहण देखा जा चुका है। 5 से 6 जनवरी को दिखे इस सूरज ग्रहण का नज़ारा पूर्वी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के
देशों में देखा गया था। अब साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज यानी 2 जुलाई को होने जा रहा है। इस बार ये सूरज ग्रहण की खास बात यह है कि इस बार मुकम्मल सूरज ग्रहण होने जा रहा है, यानी दिन में ही रात जैसा नज़ारा होगा। इस ग्रहण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सूरज रिंग ऑफ फायर में बदल जाएगा। दुनिया भर के लोगों ने इस अनोखे नज़ारे का गवाह बनने के लिए तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण 2 जुलाई को रात 10:25 पर शुरू होगा। इस दौरान पूरे 4 मिनट 33 सेकंड तक मुकम्मल सूरज ग्रहण रहेगा। अगस्त 2017 में हुए पिछले मुकम्मल सूरज ग्रहण के मुकाबले इस सूरज ग्रहण का पूरा वक्त लगभग दुगना होगा। उस वक्त मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड तक चला था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस मुकम्मल सूरज ग्रहण का लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। इसके अलावा ये स्पेस एजेंसी तस्वीरें भी जारी करेगी। कुल 161 मिनट यानी 2 घंटे 41 मिनट तक ये सूरज ग्रहण चलेगा। हालांकि हिंदुस्तान में जो लोग मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा देखना चाहते हैं उन्हें मायूसी का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इसे मुल्क के किसी भी कोने से नहीं देखा जा सकेगा। इसके बावजूद नासा की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कोई भी इस नज़ारे को देख पाएंगे। ये सूरज ग्रहण चिली, अर्जेंटीना और जुनूब पैसिफिक इलाके में करीब 6000 मील तक दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे एशियाई मुल्कों में इस सूरज ग्रहण का नज़ारा नहीं देखा जा सकेगा। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2019 में शानदार मुजाहरा जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ रोहित शर्मा हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा से पहले ये कमाल हिंदुस्तान के सचिन तेंदुलकर ने किया था। सचिन तेंदुलकर ने साल 2003 में 673 रन और साल 1996 के वर्ल्ड कप में 523 रन बनाए थे। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर के 1996 वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा की नज़र सचिन के साल 2003 वाले रिकॉर्ड पर है। इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है। वार्नर ने 8 पारियों में 516 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। वहीं रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 का चौथा शतक बना चुके हैं। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस पर। मुंबई में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, 30 अफराद हलाक। तेलंगाना और आंध्रा में कदम जमाने बीजेपी की कोशिशें तेज, 6 जुलाई को अमित शाह का दौरा हैदराबाद। बीजेपी में शामिल होने की खबरों की शशिधर रेड्डी ने की तरदीद, कहा बीजेपी गॉडसे की हामी जबकि मैं हूं गांधीवादी। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर आ गई है, वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड का इल्जाम। हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा 2019 का मुकम्मल सूरज ग्रहण, नासा करेगा लाइव टेलीकास्ट। रोहित शर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में बनाई एक और सेंचुरी। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।